मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है। मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है। माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। कहानी काव्य क्षेत्र में आने की कुछ विशेष नहीं। पहले तो आपको पता है कि प्रारंभ में हर कोई तुकबंदी लिखता है, वही हमारे साथ भी हुआ। फिर धीरे धीरे उसमें हल्का फुल्का सुधार आया। फिर कुछ अच्छे मित्र साहित्यिक मिले, उन्होंने बताया कि इसमें ये सुधार करेंगे तो ये रचना निकल के आएगी। तो ऐसे ही बस एक्सीडेंटल, दुर्घटना से जो कवि बनता है वो हूँ मैं। दुर्घटना वाला कवि, तो एक्सीडेंटल पोएट बोलते हैं, वही हूँ मैं। मुझे तो आज भी नहीं लगा कि मैं कवि बन सकता हूँ, मैं अगर फ्रेंकली बताऊँ। बस ये है कि मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, या मतलब कुछ ऐसा लिख दिया जो काफ़ी, जैसे 2 पंक्तियाँ हैं मेरी, शायद आपने भी सुनी होंगी कि मैं ठीक हो जाऊँगी दवाई से बोलती है, माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। ये काफ़ी लोगों ने इसको कोट किया अपने, और मदर्स डे पर अक्सर ये कोट होती हैं। तो तब मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। बाकी अच्छा ख़राब तो वो जो सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं, फीडबैक वहाँ से प्राप्त होता है। और मैं धर्मेंद्र उनियाल लेखन के क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से हूँ, और राजकीय सेवाओं में इस समय वर्तमान में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जो जनपद टिहरी है, श्रीदेव सुमन जी की पावन धरती, वहाँ से आता हूँ। ग्राम फिपल्टी मेरा जो हमारा मूल गांव है, उनियाल है हम फिपल्टी से। और उसके बाद मेरे पिताजी रेलवे में सेवारत थे, तो मेरा जन्म जो है जनपद हरिद्वार में हुआ। उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वो देहरादून आ गए, तब से हम देहरादून में ही हैं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो देहरादून में ही हुई है, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी। कहानी काव्य क्षेत्र में आने की कुछ विशेष नहीं। पहले तो आपको पता है कि प्रारंभ में हर कोई तुकबंदी लिखता है, वही हमारे साथ भी हुआ। फिर धीरे धीरे उसमें हल्का फुल्का सुधार आया। फिर कुछ अच्छे मित्र साहित्यिक मिले, उन्होंने बताया कि इसमें ये सुधार करेंगे तो ये रचना निकल के आएगी। तो ऐसे ही बस एक्सीडेंटल, दुर्घटना से जो कवि बनता है वो हूँ मैं। दुर्घटना वाला कवि, तो एक्सीडेंटल पोएट बोलते हैं, वही हूँ। पहली बार तो कविता की अगर बात करें तो कविता तो मैं अभी भी नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जो वैसी रचनाएं वो स्कूल लाइफ में भी लिखी होंगी। लेकिन जो अच्छी पुरस्कृत रचनाएं हैं वो मेरे गुरुदेव हैं आदरणीय श्रीकांत श्री सर, ओज के बहुत अच्छे कवि हैं। उनको बताया तो उन्होंने बताया कि हाँ ये कुछ लिखा है। तो तभी पता चला, अभी लगभग 3-1 साल हुए होंगे कि तभी पता चला कि कुछ लिखा है, वरना उससे पहले तो सब ऐसे ही टाइम पास। पहला स्टेज परफॉर्मेंस वैसे मैंने यहाँ देहरादून में ओपन माइक होते हैं, रुड़की में ओपन माइक होते हैं, वो काफ़ी किए हैं। लेकिन जो एक राष्ट्रीय स्तर का मंच मैंने किया है वो राष्ट्रीय दस्तक किया है, और उसमें मेरे ख्याल से लास्ट 2019 में ऋषिकेश में हुआ था। उसमें डॉक्टर हरिओम पंवार जी और भी देश के बड़े अच्छे कवि उसमें आए थे। उसमें राष्ट्रीय दस्तक में प्रतिभाग करने का अवसर मिला था मुझे उत्तराखंड से। वो मेरा राष्ट्रीय मंच पहला था। मुझे तो आज भी नहीं लगा कि मैं कवि बन सकता हूँ, मैं अगर फ्रेंकली बताऊँ। बस ये है कि मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, या मतलब कुछ ऐसा लिख दिया जो काफ़ी,
जैसे 2 पंक्तियां हैं मेरी, शायद आपने भी सुनी होंगी कि मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है, माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। ये काफ़ी लोगों ने इसको कोट किया अपने, और मदर्स डे पर अक्सर ये कोट होती हैं। तो तब मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। बाकी अच्छा ख़राब तो वो जो सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं, फीडबैक वहाँ से प्राप्त होता है। आइडियल पोइट की बात अगर करें तो हिंदी साहित्य में सबसे अच्छा जो मुझे लगा, क्योंकि मैंने एमए भी पढ़ा है, एमए की परीक्षा में, तुलसीदास जी मेरे मतलब बहुत पसंदीदा, मतलब वैसे मेरे क्या सबके ही होंगे, पर मतलब मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने भक्ति और ज्ञान के बीच एक समन्वय का जो मार्ग उनका था वो बहुत अच्छा है, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। बाकी आज के युग में अगर बात करें तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब हैं, या उससे आगे की बात करें अभी करंट में तो कुमार विश्वास जी से कोई अछूता नहीं है कि कुमार विश्वास जी, या शायरों में बात करें तो राहत साहब हैं जिनके अभी इंतकाल हुआ है। तो ये अच्छे जिन अच्छा साहित्य दिया है, इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर इस समय की बात करें तो इस समय तो श्रीकांत सर हैं जो मतलब हमें प्रेरित भी करते हैं, और उन्होंने हमें कई जगह मतलब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत आती है कोई भी लेखन के क्षेत्र में, वो हमारी मतलब यथासंभव मदद करते हैं। देखिए सर, बेहतरीन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिस भी मंच पे गया हूँ मतलब ठीक, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं हताश लौटा हूँ या दर्शकों ने या सुनने वालों ने मुझे निराश किया हो। तो पैसिफिक मॉल में एक हमारे जो सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सैल्यूट 93.5 रेड एफएम और पैसिफिक मॉल ने जो वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम से मतलब जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी कि मैं अपने जो हमारे देश की रक्षा के लिए जो हमारे सैनिक हैं, मैं उनके मध्य खड़ा होकर काव्य पाठ कर रहा हूँ या उनके मध्य में प्रस्तुति दे रहा हूँ, और वो मुझे सराहना प्रदान कर रहे हैं। तो मतलब वो बहुत अच्छा मंच था। वहाँ से मुझे काफ़ी मतलब मैं बूस्टअप भी हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया उन लोगों ने। तो वो मेरे जीवन का मतलब काफ़ी यादगार वो पल है। प्रोफेशनल लाइफ मैंने डी फार्मा आयुर्वेद से डी फार्मा किया है, और ईश्वर की कृपा से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं डी फार्मा का जो हमारा पहला बैच था उसका मैं उत्तराखंड का टॉपर रहा हूँ। तो और मैं फिर 2008 से आयुर्वेदिक विभाग में सेवारत हूँ, और इस समय भी मैं अल्मोड़ा जो जनपद है उसमें चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। तब से सेवाएं सतत चल रही हैं। मैं आयुष विभाग में इस समय फार्मासिस्ट हूँ। फैंस के साथ तो स्पेशल मोमेंट यही होता है कि जैसे हम कवि सम्मेलनों में जाएं तो ऑन द जो मतलब स्टेज के ऊपर है, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है हम वंड विकास मेला में गए थे, चमोली पीपलकोटी जो भगवान बद्री की पवित्र धरती है। तो वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जो मतलब हम वहाँ पर गढ़वाली जो मतलब ज़्यादा बोली भाषा गढ़वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार मैं एक हिंदी पोइट के नज़रिए से वहाँ पर गया था, तो वहाँ के लोगों ने जो हिंदी को सुना और हम लोगों को जो प्यार दिया है वो अपने आप में बहुत ऐसा लगा कि मैं बहुत गौरवान्वित हुआ हूँ उस समय पीपलकोटी में जो वंड विकास मेला है उसमें। तो एक जो मेरे बहुत करीब है और मैंने बहुत बार मंच से कही भी है, और उत्तराखंड की जो इस समय हमारी वर्तमान जो समस्या है वो है पलायन। तो उस पर यह है कि एक व्यंग है वो, तो उस पर यह है कि हमारा जो पलायन है उसके पीछे का एक कारण मैंने ढूंढने का प्रयास किया है। तो वो 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं युवा आह्वान के इस पेज से प्रेषित करना चाहूँगा लोगों तक कि गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के लोग तब गांव खाली करने लगे। और इसकी 2 पंक्तियाँ ये हैं कि जिनके खेतों में लहलाती थी कई फसलें, जिनके खेतों में लहलाती थी कई फसलें, वो शहर आकर गमलों की रखवाली करने लगे, वो शहर आकर गमलों की रखवाली करने लगे। मैं अपने पैशन के लिए अलग बस यही करता हूँ कि कोई भी घटना है हमारे चारों तरफ जो हमारे परिवेश में घटती है, उसके बारे में चिंतन और मनन, और उसमें से कुछ मतलब निकालना है कि मतलब मैं उस पर क्या कर सकता हूँ या मैं उस पर क्या संदेश दे सकता हूँ कि जो वो संदेश लोगों तक पहुँचे और लोग उसको समझें कि ये क्या है।
क्योंकि जो बात होती है वो उससे अलग, मतलब उसी बात को अलग अंदाज में कहना, ये मैं अपने पैशन के लिए करता हूँ। मैं 4 मिसरे जो मतलब मैं आपको बता रहा था कि सैल्यूट कार्यक्रम में मैंने बोला था, इसको मुझे 3 बार मुझे आदेशित किया गया मन से कि इसको आप दोबारा पढ़ें। तो मैं अपने सैनिकों के लिए और उनकी माताओं के सम्मान में 4 पंक्तियाँ फिर निवेदित करना चाहूँगा कि यहाँ आँख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा, यहाँ आँख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा, सब दर्द लिखने लगेंगे तो स्याही कौन देगा। और हर माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेगी तो सरहदों की हिफाजत के लिए सिपाही कौन देगा, सरहदों की हिफाजत के लिए सिपाही कौन देगा। नहीं, मेरे जो लाइफ में अभी तक का सबसे मतलब अभी तो लेखन के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसमें जो मेरा काव्य क्षेत्र में सबसे अच्छा जो यादगार पल है वो आरजे काव्य है 93.5 रेड एफएम में। तो उनके साथ एक कार्यक्रम शूट हुआ था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब पहला और यादगार कार्यक्रम है। कि तुम्हारा मकान पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है, तुम्हारा मकान पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है, मेरा घर रेत का है, मुझे हर घड़ी तूफान दिखता है, मुझे हर घड़ी तूफान दिखता है। और शेर देखना कि एक माँ है जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती है, एक माँ है जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती है, और एक ये शहर है जो मेरी तरक्की से परेशान दिखता है, और एक ये शहर है जो मेरी तरक्की से मैं अपने जो हमारे सैनिक हैं जिनकी बदौलत हमारा देश चैन की सांस लेता है, मैं उन सैनिकों के लिए एक कविता लिखी थी, काफ़ी लोगों ने सराहा। 15 अगस्त पर पहली बार मैंने ये कविता पढ़ी, तो मैं उस कविता रखना चाहूँगा अभी। कि कविता यूँ है कि 2 नए सैनिक हैं अभी 18-18 साल के, वो एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनका वार्तालाप यूँ है कि रणचंडी के खप्पर पर पहला शीश मेरा होगा, रणचंडी के खप्पर पर पहला शीश मेरा होगा, सबसे आगे मेरी सेना सेनाधीश मेरा होगा, रणचंडी के खप्पर पर पहला शीश मेरा होगा। मेरी रक्त की बूंदों से अभिषेक सजेगा भारत, मेरी रक्त की बूंदों से अभिषेक सजेगा भारत का, श्वास धौकनी से मेरी शंख बजे महाभारत का, मेरी भुजाएं दुश्मन दल पर शेषनाग से टूट पड़े, और रक्त बूंद मेरी गिरे ज़मीं पर नया सिपाही फूट पड़े, रक्त बूंद मेरी गिरे ज़मीं पर नया सिपाही फूट पड़े, मेरे साथ मेरी जगदम्बा और जगदीश मेरा होगा, रणचंडी के खप्पर पर पहला शीश मेरा होगा। दुश्मन दल के खेमे में फिर भूतनाथ का तांडव, दुश्मन दल के खेमे में फिर भूतनाथ का तांडव हो, मेरी सेना का हर सैनिक धर्म युद्ध का पांडव हो, मेरी सेना का हर सैनिक धर्म युद्ध का पांडव हो, दुश्मन दल के खेमे को शमशान बनाकर लौटूं मैं, हंसकर हो जाऊं बलिदान देश पर लौटूं या ना लौटूं, हंसकर हो जाऊं बलिदान देश पर लौटूं या ना लौटूं मैं, हरगिज 19 नहीं बलिदान पूरा 20 मेरा होगा, रणचंडी के खप्पर पर पहला शीश मेरा। और कौन वरेगा शत्रु सुता को निज पौरुष के बल पर, और कौन धरेगा निज पैरों को शत्रु के वक्षस्थल पर, और कौन नरसिंह अवतार में आकर शत्रु वक्ष को फाड़ेगा, और कौन शत्रु सीमा में घुसकर अपना झंडा गाड़ेगा, कौन शत्रु सीमा में घुसकर अपना झंडा गाड़ेगा, जो भी होगा उसके हक में अमर आशीष मेरा होगा, रणचंडी के खप्पर पर पहला शीश मेरा होगा। महाराणा प्रताप की भांति जो हल्दी घाटी जीतेगा, महाराणा प्रताप की भांति जो हल्दी घाटी जीतेगा, वीर शिवाजी पृथ्वीराज सा दुश्मन दल को पीटेगा, और कृष्ण की भांति गीता ज्ञान और चक्र सुदर्शनधारी होगा, अपना शीश हंसकर दे दे भैरव सा पुजारी होगा, वही होगा धरती पुत्र, और वही अम्बरीश मेरा होगा, रणचंडी के खप्पर पर पहला शीश मेरा होगा। कि किसी पत्थर को, पहला शेर देखिए, कि किसी पत्थर को अपने जज्बात बताना कितना मुश्किल था, किसी पत्थर को अपने जज्बात बताना कितना मुश्किल था, और अपनी ही लाश अपने कंधे पे उठाना कितना मुश्किल था, अपनी ही लाश अपने कंधे पे उठाना कितना मुश्किल था, और अखबार में पढ़कर ही रूह कांप गई कि फसल जल गई सारी।
मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है। मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है। माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है कि उसकी चश्म में वीरानी लगती है, उसकी चश्म में वीरानी लगती है, वो भी इश्क की दीवानी लगती है। और मेरे जिस्म पर तुम्हें जख्म लगता है, मुझे ये इश्क की निशानी लगती है।